राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अविस्मरणीय उपन्यास, जिसका शीर्षक है परिणीता। परिणीता अर्थात विवाहित स्त्री। एक ऐसी स्त्री या युवती की कहानी जिसका पति मौजूद अवश्य था, लेकिन यह उसकी इच्छा पर निर्भर था कि वह उसे अपनाए या ना अपनाए। तो आइए शुरू करते हैं इस बेजोड़ उपन्यास का हिंदी रूपांतरण। अपने विचारों में डूबे हुए गुरुचरण बाबू एकांत कमरे में बैठे थे। उनकी छोटी पुत्री ने आकर कहा, बाबू बाबू, माँ ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। यह शुभ समाचार गुरुचरण के हृदय में तीर की भांति समा गया। उनका चेहरा ऐसा सूख गया मानो कोई प्रभारी अनिष्ट हो गया हो। यह उनकी 5वीं बेटी थी जो बिना किसी बाधा के उत्पन्न हुई थी। गुरुशरण बाबू एक साधारण आदमी थे। वह केवल 7 रुपये मासिक वेतन के नौकर थे। उनकी दशा भी शोचनीय थी। जीवन में सुचिता और आंखों में निराशा स्पष्ट झलकती थी। शरीर दुर्बल, मरियल, टट्टू की भांति था। देखने में ऐसा लगता था कि जान होते हुए भी बेजान हो। ऐसी दशा में यह शुभ समाचार सुनते ही उनका खून पानी हो गया और हाथ में हुक्का पकड़े हुए निर्जीव के कुलदीप फटे पुराने तकिए के सहारे लेटे रहे। ऐसा लगता था मानो सांस लेने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है। अन्ना काली के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर भी जब गुरुचरण बाबू कुछ नहीं बोले, तो थोड़ी देर बाद वह उन्हें हिलाकर फिर कहने लगी, बाबूजी, मुन्नी को देखने ना चलोगे? गुरुचरण बाबू ने अपनी पहचानी नजरें उठाई और धीमे स्वर में बोले, बेटी, कंठ सूख रहा है, जा पहले मेरे लिए एक गिलास जल ले आ। अन्ना काली जल लेने चली गई। उसी समय उन्हें सौर के खर्चों का स्मरण हो आया। गुरुचरण बाबू के मन में भांति भांति की दुश्चिंताएं बिना बुलाए ही आ करके घुमड़ने लगी। जैसे किसी गाड़ी के प्लेटफार्म पहुंचते हैं तो 3rd क्लास के यात्री एक के ऊपर एक चढ़कर अपना स्थान हथियाने की कोशिश में लग जाते हैं। गुरुचरण बाबू का मस्तिष्क अब और भी चक्करदार झूले की भांति झूलने लगा। दुर्गा पूजा का त्यौहार इस अवसर पर ही है और इसका स्मरण उन्हें भली भांति था। फिर अभी पिछले वर्ष ही अपनी दूसरी पुत्री के विवाह में अपने बहू बाजार वाले पैतृक 2 मंजिले मकान को उन्होंने गिरवी रख दिया था और जिसका कि लगभग 6 महीने का ब्याज देना था। अभी भी बाकी है। दुर्गा पूजा के त्यौहार पर मंझली बिटिया के यहाँ फल, मिठाइयाँ, कपड़े आदि भी भेजने हैं। कल दफ्तर का हिसाब 8 बजे रात्रि तक मिलाते रहने से भी न मिला और आज दोपहर तक पहले उस हिसाब को मिलाकर विलायत भेजना है। ऊपर से बड़े साहब अपने गंदे कपड़े ना पहने कराने का आर्डर पास कर दिया है। इस आज्ञा का पालन न करने पर जुर्माना भी होगा और महरी वेतन में भी कटौती की जाएगी। ऊपर से मुसीबत यह है कि 1 सप्ताह से तलाश करने पर भी कोई कपड़े धोने वाला सस्ता धोबी नहीं मिल रहा है। इन तमाम दुश्चिंताओं से ग्रस्त गुरुचरण वो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर करके तकिए के सहारे उड़क गए। भगवान को स्मरण करके कहने लगे, हे भगवान, कलकत्ते में कितने ही आदमी गाड़ी, घोड़े और मोटरों के नीचे दबकर मौत के ग्रास बन जाते हैं। अब तुम्हारी दृष्टि में उसमें भी अधिक पापी हैं। हे दयानिधि, हे पतित पावन, यदि कोई लारी मेरे ऊपर से चढ़कर निकल जाती तो मैं भी स्वयं को भाग्यवान समझता। भगवान, मुझे यही वरदान दे दो। इधर गुरुशरण बाबू विचारों में निमग्न अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में व्यस्त थे। तभी अन्ना काली जल लेकर आ गई और कहा, बाबूजी, यह लो, उठकर जल पी लो। बड़ी कठिनाई के साथ गुरुचरण बाबू ने जल पीकर कहा, बेटी, जाओ ग्लास अंदर रख आओ। अन्ना काली के अंदर जाने के बाद वह पहले जैसे फिर लेट गए और विचारों के समंदर में गोते लगाने लगे। तभी ललिता बैठक वाले कमरे में आकर कहने लगी, मामा, चाय लाई हूँ।
बैठिए। गुरुचरण बाबू चाय का नाम सुनते ही फिर से उठ बैठे। ललिता की ओर निहारते हुए एक लंबी सी सांस छोड़ी, जैसे उनका आधा दुख खत्म हो गया हो। उन्होंने कहा, आ बेटी, आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठ। तेरी तो पूरी रात जागते हुए बीती। ललिता मधुर मुस्कान के साथ अपने मामा के पास बैठ गई। उसके हृदय में मामा के प्रति सहानुभूति थी। मुझे रात में ज़्यादा देर तक नहीं, वह अपने मामा की शारीरिक तथा मानसिक व्यथा को पूर्ण रूप से समझती थी, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और भी क्या कर सकती थी। ललिता के सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए गुरु शरण उस पर असीम प्रेम व उनके समीप बैठे तो उनके सिर पर हाथ फेरने लगे और अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने लगे। तो किसी घर में जाती तो मेरी चिंता कम हो जाती। वैसे ही आप। ललिता अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप यह सब सुनती जा रही थी। गुरुचरण कहने लगे, ललिता, तुझे इस गरीब मामा के घर पर दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रत्युत्तर में अपनी गर्दन उठाकर ललिता ने कहा, दिन रात क्यों कठिन परिश्रम करना होता है मामा? सब लोगों की तरह मैं भी तो काम करती हूँ। गुरुचरण बाबू चाय पीते पीते इस बार कुछ मुस्कुरा कर बोले, ललिता, आज आए खाने पीने का क्या प्रबंध है? ललिता ने गुरुचरण बाबू की ओर देखकर कहा, आज तो मैं खाना बनाऊंगी। मामा आश्चर्य के साथ गुरुचरण बाबू ने कहा, तू बनाएगी? तुझे खाना बनाना आता है भला? हाँ मामा, मुझे मामी ने खाना बनाना सब सिखा दिया है। गुरुचरण बाबू चाय का प्याला जमीन पर टिकाते हुए बोले, सच? हाँ मामा, बिल्कुल सच। मैंने कितनी बार मामी के सामने खाना बनाया है। अब गुरुचरण बाबू कुछ आश्वस्त लग रहे थे। उन्होंने ललिता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज उनकी एक चिंता तो दूर हो गई थी। गुरुशरण बाबू का मकान रास्ते के किनारे पर था। सड़क पर आवागमन स्पष्ट दिखाई पड़ता था। चाय पीते हुए बाहर सड़क की ओर देखते हुए बोले, तुम क्या भाई, सुनो यहाँ तो आओ शेखर भाई। तभी एक बड़े हाल वाले दिल डौल वाले नवयुवक ने बैठक के भीतर प्रवेश किया। गुरुशरण बाबू शेखर को बैठाकर कहने लगे, तुम्हें अपनी चाची का समाचार तो मिला होगा। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है, यही ना, या और कुछ? गुरुचरण बाबू ने लंबा सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने तो कह दिया यही ना, परंतु जो कुछ मुझ पर पड़ रही है उसे तो मैं ही जान सकता हूँ। प्रत्युत्तर में शेखर ने कहा, ऐसी बात मन से निकालिए चाचा जी। चाची जी अगर सुनेंगी तो उन्हें दुख पहुँचेगा। फिर भगवान के दिए का अनादर करने की जगह संतोष करना चाहिए। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात गुरुचरण बाबू ने कहा, यह बात तो मैं भी समझता हूँ कि भगवान के दिए हुए का अनादर न करके संतोष करना चाहिए। फिर भी भगवान भी तो भले बुरे पर विचार नहीं करते। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। फिर इस प्रकार की कृपा वह मुझ गरीब पर ही क्यों किए जा रहे हैं? इतनी कन्याओं की भरमार मेरे घर में ही क्यों कर रहे हैं? यह घर भी तो तुम्हारे पिता के पास गिरवी रखा हुआ है। घर के गिरवी रखे जाने का मुझे तनिक भी सोच नहीं है, परंतु सोच तो इसका है कि एक बोझ सिर से उतरता नहीं और फिर दूसरा बोझ आ जाता है। देखो ना शेखर, यह स्वर्ण से सुंदर गुणवती ललिता भी किसी न किसी राजघराने की शोभा बढ़ाने के योग्य है। यह अमूल्य रत्न किसी गरीब के घर में शोभित ना होगा। जरा विचार करो, अपने जीते जी मैं इसे किसी ऐसे वैसे घर में कैसे भेज दूं? इसकी सुंदरता के सामने शहंशाहों के मलिकाओं की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। यह एक अनमोल रत्न के समान है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस अनमोल हीरे की पारखी यहाँ कौन है? आज के युग में लोग धन दौलत के चक्कर में अधिक रहते हैं। इस कारण दरिद्रता के वश होकर इसका हाथ किसी गंवार के हाथ में ही देना पड़ेगा। बेटा, जरा तुम ही विचार करो, ऐसी अवस्था में मेरा कैसा मानसिक उत्पीड़न होगा? कैसे करारी चोट मेरे हृदय को पहुँचेगी? ललिता अब 13 वर्ष की हो गई है, परंतु मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं उसके ब्याह की बात भी चला सकूं। इतना कहते कहते गुरुशरण बाबू की आंखों में आंसू तर गए। शेखर भी चुपचाप उनकी पीड़ाओं को सुने जा रहे थे।
गुरुचरण बाबू ने थोड़ी देर बाद फिर कहना आरंभ किया, भैया शेखर, तुम ही इसका कोई हल सोचो। तुम्हारे बहुत से नौजवान साथी होंगे, शायद कोई तुम्हारी बात मानकर ललिता को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए और इस कन्या का उद्धार हो जाए। मैंने सुना है आजकल के नौजवान पैसों की मांग को बुरा समझते हैं। यह केवल चाहते हैं कि लड़की सुशील, सुंदर और गुणवंती हो। इस कारण संभव है कि परमात्मा की अनुकंपा और तुम्हारे प्रयास से कोई लड़का तैयार हो जाए और मेरी चिंता भी दूर हो जाए। मैं हृदय से तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी रहो और राजभोगी हो। इससे अधिक और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। केवल तुम सबके सहारे हो। मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारे पिता भी मुझे अपने छोटे भाई के समान समझते हैं और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। शेखर ने गर्दन झुका ली। अच्छा चाचा जी, मैं इसके लिए प्राणपण से प्रयास करूँगा तथा कोई कोर कसर बाकी न छोड़ूंगा। गुरुचरण बाबू ने फिर कहा, भूल न जाना भैया, ललिता के बारे में तुम्हें सब पता है। 8 वर्ष की उम्र से तुम्ही ने इसको पढ़ना लिखना सिखाया है। इसके बुद्धिमानी तथा शिष्टता, सुशीलता तुमसे छिपी नहीं है। तुमसे अधिक कोई नहीं जानता कि यह छोटी सी लड़की आज से ही गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकती है। हमारी गृहस्थी का सारा बोझ भी इसी के ऊपर आ पड़ा है। ललिता चुपचाप बैठी अभी तक सुन रही थी। उसने सिर उठाकर शेखर की ओर देखा और उससे निगाह मिलते ही होठों में कुछ मुस्कुराई और फिर सिर को नीचे झुका लिया। गुरुचरण बाबू ने फिर गहरी सांस लेकर कहना आरंभ किया, ललिता के पिता ने कोई कम पैसा अर्जित नहीं किया, लेकिन अपने दानी स्वभाव के कारण समूचा अधीन कर गए और अपनी इकलौती पुत्री के लिए कुछ शेष नहीं रखा। शेखर मौन रहकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। गुरुशरण बाबू फिर कहने लगे, लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जिंदगियों का दुख दूर किया है। इसका फल मेरी इस बच्ची को अवश्य मिला है। इसी कारण से तो यह मेरी छोटी सी बच्ची अन्नपूर्णा है, तथा कैसे यह इतनी गुणवती होती है तुम स्वयं विचार करो। खर्चे पर उनके बातों पर चुपचाप मुस्कुराता रहा। कुछ देर जो ही वह जाने को तत्पर हुआ तो गुरुचरण बाबू फिर एक बार उसे याद दिलाकर कहने लगे, जो कुछ मैंने कहा है भैया, उसका ख्याल रखना। देखने में ललिता का रंग अवश्य सांवला है, परंतु इसके जैसी सुंदरता, मधुरिता, ममता, दया और योग्यता संसार में मिलना दुभर है। जी चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इतना कहकर अपना सिर हिलाता हुआ वह बाहर निकल आया। शेखर की उम्र लगभग 25 या 26 की होगी। एमए करने के उपरांत वह कुछ दिन कानून की पढ़ाई करता रहा। फिर पिछले वर्ष इम्तिहान पास करके अटार्नी हो गया। उसके पिता नवीन राय का व्यापार था। वह इस व्यापार से लखपति बन गया। अब वह घर से ही व्यापार चलाते हैं। उनके छोटे बेटे का नाम अविनाश है, जो वकालत करता है, और उनका छोटा बेटा है। उनका आलीशान 3 मंजिला मकान शहर के सभी मकानों से ऊंचा है, जो कि गुरुचरण बाबू के मकान से सटा है। उस मकान की लंबी चौड़ी छात्र गुरुचरण बाबू के मकान की छत से मिली हुई है। इसी कारण दोनों परिवारों में घनिष्ठता थी और पारस्परिक प्रेम भी अधिक था। दोनों घर की स्त्रियां भी एक दूसरे के यहाँ ही संकोच भाव से आती जाती थीं। कभी लंबे अरसे से श्याम बाजार के किसी अमीर घराने के साथ शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। उस दिन जब वह लोग देखने आए तो उन लोगों ने अगले माह का कोई शुभ दिन तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शेखर की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने मर्दाने में यह कहला भेजा कि लड़का जब खुद लड़की देखकर पसंद कराए तभी यह विवाह संभव है। नवीन राय की नज़र सिर्फ व्रतपणी ग्रहण की इस टाल मटोल से वे नाराज हो गए। यह कैसी बात, लड़की को देखी भाली है, बात पक्की हो जाने दो, उसके बाद सगाई के दिन अच्छी तरह देख लेना। लेकिन गृहिणी राजी नहीं हुई। उन्होंने पक्की बातचीत करने से मना कर दिया। उस दिन नवीन राय इस कदर नाराज हुए कि खाना भी काफ़ी देर से आया और दोपहर को
वह बाहर वाले कमरे में ही सोए। वह तीसरी मंजिल के जिस कमरे में रहता था वह भी सजा हुआ था। करीब 5-6 दिन बाद एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे से आईने के सामने तैयार हो रहा था, ललिता कमरे में दाखिल हुई। एक पल उसकी तरफ खामोश निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सुनो जरा, अच्छी तरह से संवार लो ताकि बीवी पसंद कर ले। ललिता मिश्रा, मैं अभी तक तो मेरे पास वक्त नहीं है। शेखर दादा, मैं रुपए लेने आई हूँ। इतना कहकर तकिए के नीचे दबी चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दराज से कुछ रुपए निकालकर आंचल में बांधकर चली गई। जरूरत के वक्त रुपए ले जाती हो, शेखर ने ब्रश फेरकर कहा। एक तरफ बाल बड़े जतन से ऊंचे किए और पलटकर ललिता की ओर मुखातिब हुआ। ललिता को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसकी आंखें शेखर के चेहरे पर गड़ी हुई थी। देख रही हो, समझ में नहीं आया ना? ललिता ने इनकार में सिर हिला दिया। तो जरा और बड़ी हो जाओ तब समझ जाओगी। इतना कहकर शेखर ने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रात को चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। वह उठ बैठा। माँ तख्त पर बैठ गई। लड़की देखी, कैसी है रे? अच्छी है, माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए शेखर ने जवाब दिया। भुवनेश्वर उम्र लगभग 50 के करीब पहुंची थी, लेकिन तन बदन कसा हुआ इतना खूबसूरत 35-36 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। ऊपर से उनके ऊपर आवरण के अंदर जो मात्रा में मौजूद था वह और भी ज़्यादा नया और कोमल था। वे गांव देहात की औरत, गांव देहात में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी हुई थी, लेकिन शहर में भी कभी कभी किसी भी तरह से बेमेल नज़र नहीं आई। उन्होंने शहर की जैसे चुस्ती फुर्ती तथा आचार व्यवहार उन्मुक्त भाव से ग्रहण कर लिया, उसी तरह अपनी जन्मभूमि तथा उसकी मधुरता को भी नहीं भुलाया। यह माँ के लिए कितना विराट था, यह बात उसकी माँ भी नहीं जानती थी। माँ ने एक तिथि उन्होंने शेखर को काफ़ी कुछ दिया था, सेहत, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, लेकिन ऐसी माँ की संतान हो पाने का सौभाग्य को वह समूचे तन मन से ऊपर वाले का सबसे बड़ा दान मानता था। अच्छी है कहकर तू चुप क्यों हो गया? माँ ने पूछा। शेखर ने दोबारा हंसकर सिर झुका लिया। तुमने जो पूछा वह तो बताया। माँ भी हंस पड़ी। कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरा? किसके जैसी है? हमारी ललिता जैसी। शेखर ने सिर उठाकर जवाब दिया। ललिता तो काली है। माँ, उससे तो गोरी है। चेहरा मोहरा, आंखें कैसी है? वह भी बुरी नहीं है। तो घर के कर्ता से कह दूँ? इस बार शेखर खामोश हुआ था। कुछ एक पल बेटे का चेहरा पड़ते हुए माँ ने अचानक सवाल किया। हाँ रे, यह लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? वह तो मैंने नहीं पूछा माँ। माँ एकदम ताज्जुब में पड़ गई। यह कैसी बात है रे? जो आजकल तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही बात पूछ कर नहीं आया? शेखर हंस पड़ा। नहीं, हाँ, यह बात तो मुझे याद ही नहीं रही। बेटे की बात सुनकर अब वह बाकायदा विस्मित हो उठी और कुछ एक पल उनकी निगाहें बेटे के चेहरे पर जमी रह गई। अचानक हंसते हुए बोली, तो वहाँ ब्याह नहीं करेगा? शेखर जाने क्या कहने जा रहा था। अचानक ललिता को कमरे में दाखिल होते देखकर बहुत खामोश हो गया। ललिता धीमे कदमों से भुवनेश्वरी के पीछे आ खड़ी हुई। भुवनेश्वरी ने बाएं हाथ से उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। बात क्या है बिटिया? ललिता ने फुसफुसाकर जवाब दिया। कुछ नहीं। हाँ, यह हुआ, पहले उन्हें मौसी बुलाया करती थी, लेकिन उन्होंने उसे बरसते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, माँ हूँ। बस उसी दिन से वह उन्हें माँ बुलाने लगी। वह भंवरी ने उसे और करीब खींचकर उसे दुलारते हुए पूछा,
कुछ नहीं, तो तू मुझे सिर्फ एक बार देखने आई है? ललिता खामोश रही। देखने आई है कि वह खाना पकाएगी? शेखर ने हंसी मुद्रा में पलटकर सवाल किया। तो उन लोगों का खाना और कौन पकाएगा? उस दिन उसके मामा ने भी तो यही कहा कि पकाने परोसने का काम ललिता ही करेगी। माँ हो हंस पड़ी। उसके मामा की क्या बात है? कुछ कहना था सो कहकर छुट्टी पा ली। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, उसके हाथ का खाएगा कौन? मैंने अपने पंडित जी को भेज दिया है, वही पकाएंगे। हमारे खाना बड़ी बहुरानी बना रही है। आजकल दोपहर को मैं वहीं चली जाती हूँ। शेखर समझ गया, उस दुखी परिवार की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली है। उसने राहत की सांस ली और खामोश हो रहा। करीब महीना भर गुजर गया। एक शाम शेखर अपने कमरे के कुछ पल कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। इस उपन्यास में वह खासा मग्न हो रहा था। तभी ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और खटखट की आवाज़ के साथ वह अलमारी का दरवाज़ा खोलने लगी। किताब से सिर उठाए बिना ही शेखर ने पूछा, क्या बात है? रुपए निकाल रही हूँ। शेखर ने हुंकारी भरी और पढ़ने में ध्यान मग्न हो गया। ललिता ने आंचल में रुपए गठिया कर उठ खड़ी हुई। आज वह काफ़ी सज धज कर आई थी। वह चाहती थी शेखर एक बार उसे देख ले। हाँ, 10 रुपए लिए हैं शेखर दा। अच्छा, शेखर ने जवाब दिया, मगर उसकी तरफ अनदेखा नहीं किया। निरुपाय ललिता इधर उधर की चीज़ें उलटने पलटने लगी। फिर झूठी मूठी देर तक रुकी रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो धीमे कदमों से कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन यह चले जाने से ही तो नहीं चलता। उसे लौटकर दोबारा दरवाजे पर खड़े होना पड़ा। आज वे लोग थिएटर जा रही थीं। शेखर की अनुमति बिना वह कहीं नहीं जा सकती थी। यह बात वह जानती थी। किसी ने उसे शेखर से अनुमति लेने को नहीं कहा, या वह क्यों किस लिए, यह सब खेल उसके मन में कभी नहीं जगे। लेकिन इंसान मात्र में एक सहज और स्वाभाविक बुद्धि मौजूद है। उसी बुद्धि ने उसे सिखाया था कि भले और कोई मनमानी कर सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए वह आज़ाद भी नहीं है। मामा मामी की अनुमति ही उसके लिए यथेष्ट नहीं है। दरवाजे के खड़े खड़े कहा उसने, हम लोग नाटक देखने जा रही हैं। उसकी मृदु आवाज़ शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। ललिता ने जरा और तेज आवाज़ में कहा, सब लोग मेरे इंतज़ार में खड़े हैं। इस बार शेखर के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। उसने किताब एक और रखते हुए पूछा, क्या बात है ललिता? ललिता ने इस बार तमक कर जवाब दिया, इतनी देर बाद मेरी आवाज़ कानों तक पहुंची है। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? शेखर ने पूछा। मैं अन्ना काली, चारूबाला का भाई, उसके मामा कौन? शेखर ने कहा। ललिता, अब उसका नाम गिरेंद्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आया है। यही कलकत्ते में रहकर बीए में पढ़ेंगे। बढ़िया है। शेखर बीच में ही बोल उठा, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम कर लिया तुमने तो। देख पड़ता है इतने ही में खूब हेल मेल हो गया है, इसीलिए 4-5 दिनों से गायब थी। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। अचानक शेखर की बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता डर गई। उसे ख्याल भी ना था कि इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वह चुप रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिनों से ताश का खेल होता था, क्यों? बेचारी ने संकुचित होकर धीरे से अपनी लाचारी जताते हुए संकोच के से स्वर में कहा, चारू के कहने से। चारू के कहने से क्या? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस होकर आई हो। अच्छा जाओ। लेकिन ललिता नहीं गई, वहीं चुपचाप खड़ी रही।
चारू बाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारू उसकी बहन की सहेली है। दोनों हमजोली हैं। चारू के घर वाले ब्रह्म समाजी हैं। गिरेंद्र के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर के परिचित हैं। 5 साल हुए गिरेंद्र कुछ दिन के लिए एक बार यहाँ आया था। अब तक वह बांकीपुर में पढ़ता था। कोलकाता आने का ना प्रयोजन नहीं हुआ और न वह आया ही। इस कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर से खड़े देखकर बोला, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, कहकर शेखर ने फिर किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक लगभग चुप रहने के बाद जयललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जानो क्यों ही तो कह चुका हूँ। ललिता शेखर का रंग ढंग देखकर उसके मन में थिएटर देखने का उत्साह उड़ गया, लेकिन बात ऐसी थी कि कहने का भी मन नहीं हो रहा था। बात यह थी कि आधा खर्चा चारू के मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारों के घर में सब लोग उसी की अपेक्षा कर रहे होंगे। देर होने के कारण उठ रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई उपाय भी उसे नहीं सूझ पड़ता था। और 2-3 मिनट चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही के दिन जाना चाहती हूँ, जाऊँ? शेखर ने किताब को एक ओर फेंक दिया और धमका कर कहा, दिक मत करो ललिता, जाना है तो अच्छा है तो जाओ, अपना भला बुरा समझने लायक हो चुकी हो। ललिता चौंक उठी। ललिता को अक्सर शेखर झिड़कता, डांटता और धमकाता था। आज कुछ पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास अवश्य था, लेकिन इधर 2-3 साल से ऐसी घड़ी झिड़की झड़प चलने की नौबत नहीं आई थी। इधर साथ ही सब राह देख रहे होंगे। इधर वह खुद भी पहन ओढ़कर तैयार खड़ी है। सिर्फ रुपया लेने के लिए आना ही बहुत हो गया। अब यह आफत हो गया। अब उन साथियों से जाकर अब क्या कहेगी। ललिता को आज से तक शेखर की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोक टोक नहीं करता था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सज धज कर शेखर के पास केवल रुपए भर लेने आई थी। इस समय उसकी यह स्वाधीनता ही केवल ऐसे रूठ भाव से खर्च नहीं हो गई, बल्कि जिसलिए स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है। वह आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में अपनी पहली बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही थी। अभिमान से आंखों में आंसू भरकर वह और भी 5 मिनट के लगभग खड़ी रही। इसके बाद अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए बुलवाकर उसके हाथ में 10 रुपए देकर कहा, काली, आज तुम सब जाकर देख आओ। आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। चारों से कह दे मैं आज न जा सकूंगी। अनारकली ने पूछा, कैसी तबीयत है, क्या हुआ था? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मितला रहा है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। इतना कहकर वह करवट बदल कर लेट गई। इसके बाद चारों ने आकर खुशामद की, जोर जबरदस्ती भी की, मामी से सिफारिश करवाई, किंतु किसी तरह ललिता को उठकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अनारकली 10 रुपए ले गई, इसलिए वह जाने को छटपटा रही थी। कहीं गड़बड़ी में फिर जाना न हो सके, इस उपाय से उसने चारों को आड़ में ले जाकर रुपए दिखाकर कहा, दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, वह न जाएंगी तो क्या है, रुपए तो उन्होंने दे दिए हैं, यह देखो, आओ हम चले। चारों ने समझ लिया, अनारकली अवस्था में छोटी तो है, क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अनारकली को लेकर चली गई। चारों बाला की माँ मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था, मगर मुश्किल यह थी कि खेलने का शौक जितना था उतनी निपुणता न थी। मगर ललिता उनकी इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का मेरा भाई गिरेंद्र
जब से आया था तब से इधर कई दिनों से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरेंद्र एक तोमर था, उस पर खेलता भी अच्छा था, अतः उसके मुख अपने में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्य आवश्यकता होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक समय पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बोला अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सी सादी कॉपी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बांग्ला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद जाकर पोथी कॉपी आदि सब झड़ाके से इधर उधर फेंकते हुए कहा, उठ चलो जल्दी, परीक्षा पास करके तुझे जजी नहीं करनी होगी, बल्कि ताश ही तुझे खेलनी पड़ेगी। चल। ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआंसी होकर उसने अपनी असमर्थता जताई। कहा, आज किसी तरह जाना होगा। कल आने का पक्का वादा रहा। मगर मनोरमा ने एक ना सुनी। मामी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया। तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गिरेंद्र के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा तो वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आदि से अंत तक उदास और उच्चट बनी रही। पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरेंद्र ने कहा, आपने कल रात को रुपए तो भेज दिए, मगर गई नहीं। चलिए कल फिर से चले। ललिता ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गिरेंद्र ने हंसकर कहा, मगर अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं कल चलने के लिए कहता हूँ, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा ना, कल तो मुझे छुट्टी है ना। यह ललिता तेजी से चली गई। यह बात न थी, केवल राजशेखर के डर से ही ललिता का मन आज खेल में नहीं लग पाया। नहीं, उसे खुद भी आज गिरेंद्र के मुकाबले में खेलते बड़ी लज्जा लग रही थी। आप ही के घर की तरह इस घर में चारू के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती थी और अपने घर के लोगों के आगे जैसे निकलती बैठती थी, वैसे ही इस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसने कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरेंद्र के आगे बैठकर जब वह खेलती रही, न जाने कैसे उसको यही जान पड़ा कि अल्प परिचय से इतने ही दिनों के भीतर गिरेंद्र उसे कुछ विशेष प्रीति की नज़र से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पुरुषों के प्रति पूर्ण दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखाकर ही ललिता शेखर के घर में हो रही सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ अपने काम में जुड़ गई। छुटपन से ही इस घर के छोटे मोटे साधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती है। शेखर के ही कमरे को कायदे से संभालना रखना, मेज का सारा सामान सजाना, दवात कलम वगैरह साफ करना, सब काम ललिता ही करती थी। उसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर 6-7 दिन उसे हाथ न लगाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी। मौका मिलने पर उन्हीं के आसपास बनी रहती थी और वह खुद किसी को गैर नहीं समझती थी, इसलिए उसे भी कोई गैर नहीं समझता था। वह छोटी थी तब माँ बाप के मर जाने पर उसे मामा के घर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। यह सभी को मालूम है। ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन उपासनीय है, रंग बदलते बदलते इस समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसकी खबर किसी को ना थी। ललिता को भी नहीं। सभी लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार पाते देखते आ रहे थे और आज तक उसमें कुछ भी किसी को विशेष जान नहीं पड़ा, अथवा यह कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती।
मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल ललिता के घर में किसी को न था और न भुवनेश्वरी ही का। ललिता ने सोच रखा था कि काम खत्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी पर नज़र नहीं पड़ी। देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सिटपिटाई सी वह एक किनारे खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तो तुम कल कितने रात लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने एक गद्देदार आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर लेटे लेटे वही सवाल दोहराया। कहा, लौटना कब हुआ? 2-3 बजे। मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर भी उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने चिल्लाकर कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही है। भुवनेश्वरी भंडारे की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान रखा रही थी। ललिता ने पास आकर पूछा, मुझे बुला रही थी? हाँ, यह कहा, मैंने तो नहीं बुलाया, कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा हुआ है ललिता, जान पड़ता है आज अभी तक तुमने कुछ खाया पिया नहीं। क्यों? ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा जी, अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ। ललिता ने दम भर मिठाई की प्लेट और ग्लास लेकर ऊपर आकर कमरे में देखा। शेखर अभी तक उसी तरह आंखें मूंदे लेटा हुआ है। दफ्तर के कपड़े भी नहीं उतारे, न हाथ मुँह धोया। पास आकर धीरे से उसने कहा, जलपान का सामान लाई हूँ। शेखर ने आंखें खोले बिना ही कह दिया, कहीं रख जाओ। मगर ललिता ने रखा नहीं। वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर को आंखें न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं है। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ही फिर बोला, कब तक इसी तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी खड़ी मन में बिगड़ रही थी, मगर उस भाव को दबाकर कोमल स्वर में बोली, है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम नहीं है करने को। अब कि शेखर ने आंखें उधर देखा और हंसते हुए कहा, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में बहुत काम होगा, वहाँ भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर एक नहीं तो ललिता सो तो है, कहकर ललिता ने क्रोध के मारे मिठाई की प्लेट को जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे के बाहर निकल गई। शेखर ने पुकार कर कहा, शाम के बाद जरा फिर हो आना। एक दो दफ़े ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ना उतरना मुझसे नहीं हो सकता। यह कहती हुई वह नीचे चली गई। नीचे आते ही माँ ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी देकर आई, मगर पान तो भूल गई, फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, हमारा अब ऊपर चढ़ना उतरना नहीं हो पाता है, अब किसी के हाथ भेज दो पान। यह कहने के साथ ही वह अलग से नीचे बैठ गई। ललिता के मनोहर मुखमंडल में रोष का संतोष झलकता देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा अच्छा, तू बैठ, खा पी ले, किसी और के हाथ में भेज देती हूँ। ललिता ने फिर कुछ कहा सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। वह उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे भक-झक करके कहा, यह ललिता को बुरा लगा। इसी पर उठकर ललिता ने 4-5 दिन शेखर को चेहरा नहीं दिखाया, मगर शेखर के दफ्तर जाने पर दोपहर को रोज जाकर वह घर के कमरे की सफाई वगैरह काम सब कर देती थी। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर ने 2 दिन बराबर ललिता को बुला भेजा, मगर वह नहीं आई। उस मोहल्ले में अक्सर एक दिन दुखी बुढ़िया फकीर भीख मांगने आया करती थी। उस बेचारी पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भीख मांगती तो ललिता उसे 1 रुपये देती थी। रुपये प्राप्त करने पर उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता था। ललिता को आशीर्वाद देती थी, वह तो उसके आशीर्वाद को सुनते ही वह कहती, यह तो मेरी माँ है। उसे पहली दृष्टि से ही माँ समझने लगी थी।
बड़े करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारती। आज भी उसने आते ही माँ को पुकारा, ओ माँ मेरी माँ, तुम कहाँ हो। आज इस प्रकार अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय उसको रुपए आधा तो यह कहाँ से लाए। इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वह उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे। इससे वह नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की नौकरानी से झड़प हो गई थी, इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली आई और दीवार की ओर से देखा कि वह मांगने वाली बड़े ही करुण स्वर में भजन गा रही है। ललिता के हृदय में खलबली सी मची। आज तक उसने इसको निराश नहीं लौटाया है, आज लौटाना भी नहीं चाहती थी। उसका मन क्षोभ से भरा हुआ था। उसने उसे माँ कहकर पुकारा है। इस बीच काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी, देखिए तुम्हारा। ललिता ने कहा, मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगी। तू जल्दी से चली जा। शेखर भैया से 1 रुपये लेकर जल्दी से आ जाना। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और एक हाथ फैलाकर उसने दिखा दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा था? कुछ नहीं, केवल यही कहा था कि बास कोट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में कुछ तो नहीं कहते थे? नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर वह खेलने लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उसे दिया और वह चली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुने। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, क्यों आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है? जाती तो हूँ रोज। भोली, दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? अन्ना काली, नहीं, हाँ उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा, फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली, यही कि तुम चारों यहाँ और ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारू दीदी, तुम, मौसी और चारू के मामा। अच्छा दीदी तुम सब। मैं, अच्छा कौन खेल खेलता है? तो हम यह चारों के मामा मौसी तो कहा करती है कि तुम अच्छा खेलती हो। यह सुनकर ललिता के मन में आग लग गई। वह डांट कर कहने लगी, यह तूने क्यों कहा? पाजिन कहेगी, हर बात में अपना दिमाग लगाया करती है, खिचड़ी पकाया करती है। चली जा यहाँ से, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। यह कहकर ललिता वहाँ से भी चली गई। ललिता की इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि में यह नहीं बात समझ में आ रही थी, ललिता क्यों एकदम बिगड़ गई। 2-3 दिन से ताश का महफिल नहीं जम रहा था। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया। मनोरमा के हृदय में यह संदेश भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरेंद्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस पर रिझकर गिरेंद्र बेचैन होते जा रहा है। मनोरमा ने देखा, यह 2 दिन से गिरेंद्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट लेता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन क्या खेल आज के अपने खेले? गिरेंद्र ने कहा, उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है उसे बुला लो ना जीजी। मनोरमा, वह ना आएगी। गिरेंद्र तुरंत उमंग में बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या वह अपने से नहीं आएगी? वह अपने आप नहीं आती है। उसके मामा मामी को तो इसका पता भी नहीं है। गिरेंद्र के मुख पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। अब वह बोला, पर तुम्हारे जाने भर की देर है, जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आ जाओगी। अभी आप परिणीता का भाग 1 कहानी सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।
साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।